नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 25 नवंबर 2021 और स्वागत है आपका एटोरियल डिस्कशन में। आज 3 इश्यूज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे लाइव मिंट का माइक्रो इरिगेशन से संबंधित। दूसरे नंबर पे आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे हिंदू का के शेप्ड रिकवरी से संबंधित। और तीसरे नंबर पे इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे किसान जो अब एमएसपी को लीगलाइज करने की मांग कर रही हैं, एमएसपी सिस्टम में क्या खामियां हैं, क्या होना चाहिए, वो इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है। चौथा आर्टिकल हिंदू का यही यूनिफाइड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क से संबंधित आज डिस्कस कर सके तो आज करेंगे, अदरवाइज कल करेंगे। क्वेश्चन आज का है डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रो इरिगेशन इन इंडियन एग्रीकल्चर। पहला जो हमारा आर्टिकल है डिस्कशन का उस पर आधारित ये क्वेश्चन है। माइक्रो इरिगेशन की इंपॉर्टेंस डिस्कस कीजिए, सिग्निफिकेंस भी लिखा आ सकता है। सेकंड पार्ट में पूछा जा रहा है एरिया जो है माइक्रो इरिगेशन के अंतर्गत हमारे देश में पोटेंशियल के हिसाब से नहीं इंक्रीज हो रहा है, क्यों, रीजंस आपको बताने हैं। कोट है आज का ह्यूमैनिटी से संबंधित कोफी अन्नान का, जो यूएन के फॉर्मर सेक्रेटरी जनरल हैं। इन्होंने बोला था वी मे हैव डिफरेंट रिलीजन्स। हमारा देखो धर्म अलग हो सकता है, लैंग्वेज अलग हो सकती है, कलर अलग हो सकता है स्किन का, लेकिन हम सब एक ही ह्यूमन रेस से संबंध रखते हैं। तो जब आपको बोलना हो कि सबको मिलजुल के साथ रहना चाहिए ऐसे में या फिर एथिक्स में, उस समय आप ये कोट इस्तेमाल कर सकते हो। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल माइक्रो इरिगेशन से संबंधित है। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो, पानी की हमारे देश में कमी है और सबसे ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है एग्रीकल्चर सेक्टर में। तो पानी को एग्रीकल्चर सेक्टर में एफिशिएंटली यूज़ करना ये एक मेजर चैलेंज है। इसके लिए काफ़ी सारे स्टेप्स उठाए जाते हैं। उनमें से एक है माइक्रो इरिगेशन टेक्निक्स का इस्तेमाल करना। माइक्रो इरिगेशन टेक्निक्स के एग्जांपल हैं जैसे कि देखो ड्रिप इरिगेशन या फिर स्प्रिंकल इरिगेशन, ये जो फुहारा चलता है। तो इस प्रकार की माइक्रो इरिगेशन टेक्निक्स का अगर इस्तेमाल किया जाए तो सिंचाई में पानी की बचत की जा सकती है, यानी पानी को एफिशिएंटली इस्तेमाल किया जा सकता है। बट देखो, इस बात पर सहमति के बावजूद हमारे देश में माइक्रो इरिगेशन मेथड्स का जो इस्तेमाल है वो किसान कम कर रहे हैं। इसके पीछे काफ़ी सारे रीजंस भी रिस्पॉन्सिबल हैं जो हम इस आर्टिकल में डिस्कस करेंगे। उससे पहले आर्टिकल में ये बताया जाता है कि हमारे देश में देखो पानी की जो अवेलेबिलिटी है वो कम होती जा रही है। 2011 के बाद से ही इंडिया वाटर डेफिशिएंट कंट्रीज़ की श्रेणी में एंटर कर चुका है, यानी वाटर डेफिशिएंट कंट्रीज़ की कैटेगरी में अब इंडिया आता है। वो देश जहां पर कैपिटा पानी की जो अवेलेबिलिटी है 1700 किलोलीटर से कम होती है, वो देश वाटर डेफिशिएंट कंट्रीज़ की कैटेगरी में आता है। और इंडिया में पर ईयर पर कैपिटा वाटर की जो अवेलेबिलिटी है कितनी है, 1428। तो 1700 से काफ़ी कम है। इंडिया G20 के उन देशों में आता है जहां पे पानी की जो अवेलेबिलिटी है बहुत तेज़ी से कम हो रही है। और अगर देखो इस सिचुएशन में माइक्रो इरिगेशन का इस्तेमाल किया जाए ना, तो पानी को 50 से 90% तक एफिशिएंटली इस्तेमाल किया जा सकता है। और भी काफ़ी सारे फ़ायदे होंगे किसानों को। अगर देखो पानी कम इस्तेमाल होगा तो इलेक्ट्रिसिटी की बचत होगी। अब दिक्कत ये है ना, सरकार कई राज्यों में इलेक्ट्रिसिटी बिल्कुल फ्री कर देती है। इलेक्ट्रिसिटी बिल्कुल फ्री है तो पानी भी अंधाधुंध इस्तेमाल होता है। खैर, तीसरा फ़ायदा किसानों को ये होगा माइक्रो इरिगेशन टेक्निक्स के इस्तेमाल करने से फर्टिलाइज़र्स का कम इस्तेमाल होगा। ज़्यादा पानी मतलब फर्टिलाइज़र्स की ज़्यादा आवश्यकता होती है, और अगर पानी को एफिशिएंटली यूज़ किया जाए तो फर्टिलाइज़र्स भी कम चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, अगर देखो ज़्यादा पानी इस्तेमाल हो जाता है तो सोइल की जो सैलिनिटी है वो इंक्रीज़ हो जाती है, प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है। लेकिन जितना पानी सोइल को चाहिए अगर उतना पानी मिलता है, पानी का एफिशिएंटली यूज़ होता है, तो सोइल की प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज़ होती है और फार्मर्स का इनकम लेवल भी बढ़ता है। ये सारे फ़ायदे होते हैं अगर माइक्रो इरिगेशन मेथड्स का इस्तेमाल किया जाए सिंचाई के लिए। बट देखो, माइक्रो इरिगेशन इंडस्ट्री जो है अभी काफ़ी सारे चैलेंजेस फेस कर रही हैं। सबसे पहला चैलेंज तो यही है स्लोअर एडोप्शन पेस ऑफ ड्रिप मेथड ऑफ इरिगेशन। ड्रिप मेथड ऑफ इरिगेशन का जो एडोप्शन है किसानों के द्वारा काफ़ी ज़्यादा स्लो हो रहा है। हमारे देश में देखो पोटेंशियल ये है, टोटल 27 मिलियन हेक्टेयर जो खेती योग्य भूमि है ना, वहाँ पर
माइक्रो इरिगेशन मेथड्स का इस्तेमाल हो सकता है, ऐसा बोला था टास्क फोर्स ऑन माइक्रो इरिगेशन ने 2004 में। लेकिन अभी सिर्फ 4% खेती योग्य भूमि जो हमारे देश में है वहाँ पे ड्रिप इरिगेशन मेथड का इस्तेमाल होता है, और टोटल जितना पोटेंशियल है ना उसका सिर्फ 15% ही हम यूज़ कर पा रहे हैं। और इससे भी ज़्यादा कुछ ही राज्यों में ड्रिप इरिगेशन मेथड का इस्तेमाल ज़्यादा होता है और ज़्यादातर राज्यों में नहीं होता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखो, ज़्यादातर राज्यों में अगर हम तमिलनाडु और गुजरात को छोड़ दें तो ज़्यादातर राज्यों में माइक्रो इरिगेशन के लिए इक्विपमेंट्स परचेज करने पर किसानों को सब्सिडी मिलती है सिर्फ कुछ ही महीनों के लिए। जैसे देखो हरियाणा है, पंजाब है, ये बोलते हैं आप सिर्फ सब्सिडी ले सकते हो जनवरी में, फरवरी में, मार्च में। सिर्फ मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, पूरा साल आपको सब्सिडी नहीं मिलेगी, सिर्फ 3 महीने सब्सिडी मिलेगी। 3 महीने भी इसलिए क्योंकि 31 मार्च से पहले टारगेट्स पूरे करने होते हैं, इस वजह से जल्दी इतने दिखा दिए जाते हैं कि देखो हमने इतने फार्मर्स को सब्सिडी दे दी, मार्च रस जिसे कहते हैं। तो ये गलत है ना कि आप सिर्फ दिखाने के लिए स्कीम इम्प्लीमेंट कर रहे हो। ऊपर से बाकी देखो आज के समय में सरकार हर एक स्कीम के लिए बोलती है कि हम डायरेक्टली पैसा भेजेंगे बेनिफिशियरी के अकाउंट में। जैसे जो पीएम सम्मान निधि स्कीम है उसमें किसानों के अकाउंट में सीधा पैसा चला जाता है, बट इस स्कीम का लाभ ना सीधा किसानों को नहीं मिलता। जिस वेंडर से किसान इक्विपमेंट्स परचेज करते हैं ना, उस वेंडर के अकाउंट में पैसे जाते हैं, वो भी सरकार सारी चेकिंग करने के बाद में पैसा देती है। तो वेंडर भी कई बार ना आनाकानी करते हैं कि यार सरकार पैसा तो देती नहीं, इतना लेट पैसा देती है सरकार, प्रॉपर इंस्पेक्शन और टेस्टिंग में ना टाइम लेती है, उसके बाद ही वेंडर के अकाउंट में पैसा देती है, काफ़ी डिले हो जाती है प्रोसेस। इसलिए वेंडर भी हेजिटेंट रहते हैं किसानों को इक्विपमेंट्स देने में। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट ये है, एलोकेशन भी इतना ज़्यादा नहीं है इस स्कीम के लिए सरकारों का, और कई जगहों पर तो देखो पावर भी फुली अवेलेबल नहीं रहती। अब ड्रिप इरिगेशन, स्प्रिंकल इरिगेशन का इस्तेमाल करने के लिए पावर तो चाहिए ना, लेकिन आज भी हमारे देश में कई रीजन्स ऐसे हैं जहाँ पे किसानों को पूरी पावर नहीं मिलती है, इसलिए भी किसान थोड़ा कम इंटरेस्टेड रहते हैं इन टेक्निक्स का इस्तेमाल करने के लिए। अब बात आती है वे फॉरवर्ड की, क्या किया जाए। देखो सबसे पहले तो ना हर एक स्टेज पे एक टाइमलाइन फिक्स की जाए। किसान एक एप्लीकेशन देगा अगर इस माइक्रो इरिगेशन टेक्निक्स का इस्तेमाल करने के लिए, सब्सिडी हासिल करने के लिए, तो किसान की एप्लीकेशन मिलने के बाद कब वो एग्जीक्यूट होगी, कब पेमेंट रिलीज होगी, हर एक स्टेज पे टाइमलाइन जो है वो फिक्स होनी चाहिए। इसके साथ साथ गवर्नमेंट का एक मॉनिटरिंग मैकेनिज्म भी होना चाहिए कि कितनी एप्लीकेशंस आई, कितनी एप्लीकेशंस को अप्रूवल मिला और कितने एक्चुअल में इक्विपमेंट्स इंस्टॉल हुए, सब कुछ सरकार देखें। नेक्स्ट पॉइंट, इस स्कीम में भी डायरेक्टली बेनिफिशरीज के अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र होना चाहिए ताकि जल्दी से किसान इस स्कीम का लाभ ले सकें। और देखो ये बात गलत है कि सिर्फ कुछ ही महीनों तक ये स्कीम लागू होती है। एक साल में ज़्यादातर राज्यों में क्रॉप साइकिल के हिसाब से, जैसे रबी का सीज़न है, खरीफ का सीज़न है, क्रॉप साइकिल के हिसाब से इस स्कीम का लाभ जो है वो किसानों को मिलना चाहिए। इसके अलावा देखो माइक्रो इरिगेशन का जो स्कोप है वो इंक्रीज़ किया जा सकता है। कैसे? इस माइक्रो इरिगेशन के लिए जो इक्विपमेंट्स इस्तेमाल होते हैं ना उनका रेट कम करके, मतलब देखो बेहतर इनोवेशन आएगी तो रेट कम किया जा सकता है। जितना ज़्यादा फार्मर ज़्यादा खरीदेंगे ना उतनी डिमांड बढ़ेगी और उतना ही फिर ज़्यादा कंपनीज आएंगी। जहाँ डिमांड होती है वहाँ पे कंपनीज आती हैं, वहाँ पे रेट भी कम होते हैं। इसके बाद एक सजेशन राइटर ये देते हैं, कुछ जो वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स है ना, शुगर केन, बनाना, वेजिटेबल्स, इनके लिए अलग से सब्सिडी, स्पेशल सब्सिडी प्रोग्राम लॉन्च किया जा सकता है। और वो एरिया जहाँ पे वाटर कम है और वो एरिया जहाँ पे पानी ज़्यादा है उनके लिए भी अलग अलग सब्सिडी स्कीम सरकार लॉन्च कर सकती है। जहाँ की रिक्वायरमेंट है वैसी ही सब्सिडी वहाँ पर दे सरकार, ऐसा राइटर बोलना चाहते हैं। और देखो डैम में, रिजर्वर में जितना पानी होता है ना, तो सरकार के द्वारा ना एलोकेट किया जा सकता है कि इतना जो डैम का, रिजर्वर का पानी है ना वो माइक्रो इरिगेशन के लिए इस्तेमाल होगा ही। इस प्रकार से वाटर एलोकेट होगा तो माइक्रो इरिगेशन टेक्निक्स का इस्तेमाल भी ज़्यादा होगा। फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल देश की इकोनॉमिक रिकवरी से संबंधित है। आप जेएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो।
देखो, बहुत सारे एक्सपर्ट्स और सरकार ये दावा करती हैं कि कोविड-19 की महामारी के दौरान जो लॉकडाउन लगा, जिसकी वजह से इकोनॉमिक सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, उसके बाद जो रिकवरी हो रही है वो वी शेप में हो रही है। जैसे एकदम से इकोनॉमिक सिचुएशन ख़राब हुई, ग्रोथ रेट कम हुई, लेकिन जैसे ही लॉकडाउन लगा अब तेज़ी से इकोनॉमिक सिचुएशन इम्प्रूव हो रही है, रिकवरी काफ़ी तेज़ी से हो रही है। ऐसा सरकार का दावा है कि रिकवरी जो है इकोनॉमी की वो वी शेप हो रही है। लेकिन आज के आर्टिकल में राइटर ये कहते हैं, देखो इकोनॉमी की रिकवरी वी शेप में नहीं हो रही है बल्कि के शेप में हो रही है। के शेप में इकोनॉमी का मतलब ये है, कुछ सेक्टर्स तो तेज़ी से रिकवर कर रही हैं, लेकिन कुछ सेक्टर्स अभी भी देश की इकोनॉमी में ऐसे हैं जो नीचे जा रहे हैं ऊपर जाने के बजाय। तो सरकार कहती है वी शेप रिकवरी हो रही है, राइटर कहते हैं के शेप रिकवरी हो रही है। मतलब कुछ सेक्टर्स तेज़ी से रिकवर कर रहे हैं और कुछ ऊपर जाने के बजाय नीचे जा रहे हैं। राइटर बोलते भी हैं कौन से सेक्टर्स, एग्जाम्पल देते हुए कहते हैं, जैसे देखो जो हमारे टू व्हीलर्स होते हैं, गरीब लोग, मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास, वो लोग इस्तेमाल करते हैं टू व्हीलर्स। क्राइसिल का डेटा ये कहता है 2021 में टू व्हीलर्स की जो सेल है वो 3 से 6% तक कम हो गई एज कंपेरिजन टू लास्ट ईयर। और लास्ट ईयर भी आपको पता है लॉकडाउन लगा था, तो लास्ट ईयर में ही व्हीकल्स की सेल कम हुई थी। तो लास्ट ईयर के कंपैरिजन में भी इस साल सेल 3 से 6% कम हुई। तो पिछले 7 सालों में सेकंड लोएस्ट है इस बार टू व्हीलर्स की सेल। सोचा यह गया था कि जब फेस्टिव सीजन आएगा जैसे दिवाली वगैरह तो सेल कुछ ऊपर उठेगी, लेकिन फेस्टिव सीजन में भी टू व्हीलर्स की सेल कुछ खास ऊपर नहीं उठी। सरकार की पॉलिसीज भी कहीं ना कहीं देखो कुछ हद तक कुछ सेक्टर्स में जो पिछड़ापन है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। जैसे देखो किसी भी देश में ना डायरेक्ट टैक्स ज़्यादा लगना चाहिए, इनडायरेक्ट टैक्स कम लगना चाहिए। उसका रीज़न यही है, इनडायरेक्ट टैक्स ना का जो इम्पैक्ट है ना गरीब आदमी पर और अमीर आदमी पर सेम पड़ता है। जैसे देखो डेल का कोई सस्ता सा लैपटॉप है, 20,000 कीमत है। अब उस लैपटॉप को खरीदने पर अमीर आदमी भी उतना ही टैक्स पे करेगा, गरीब आदमी भी उतना ही टैक्स पे करेगा। और भी एग्जांपल लीजिए, जैसे सर्विस इंडस्ट्री पर टैक्स लगता है 18%, तो कोई भी पर्सन वो कोर्स परचेज करे 18% ही टैक्स देना पड़ता है सबको। तो इनडायरेक्ट टैक्स कम होना चाहिए, डायरेक्ट टैक्स ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि डायरेक्ट टैक्स तो आपको पता है इनकम के हिसाब से लगता है। जिसकी इनकम 5 लाख तक है उसको कोई टैक्स नहीं पे करना पड़ता, उसके बाद 20% और 10 लाख से ज़्यादा फिर 30%, इस प्रकार से टैक्स बढ़ता जाता है ऊपर ऊपर। तो डायरेक्ट टैक्स ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन हमारे देश में सरकार इतना इनडायरेक्ट टैक्स वसूलती है। जैसे टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स पर अभी टैक्स जो है 5% से बढ़ा के 12% कर दिया। तो इससे जो गरीब लोग हैं या फिर लोअर मिडिल क्लास लोग हैं उनकी जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है वो गड़बड़ा जाएगी, वो फिर नॉन एसेंशियल आइटम्स पर पैसा नहीं खर्च कर पाएंगे। सरकार ने क्या किया, कॉर्पोरेट टैक्स कम कर दिया इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने के लिए। 25% कॉर्पोरेट टैक्स कर दिया, पहले 30% था, लेकिन ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आई नहीं। अगर इतना ही पैसा सरकार गरीब लोगों को देती, मिडिल क्लास के लोगों को देती, तो वो कम से कम मार्केट में खर्च करते ना। देखो जब ये लॉकडाउन लगा ना, कोविड-19 की महामारी आई, तो यूएसए में, यूरोपियन कंट्रीज़ में बड़े बड़े स्टिमुलस पैकेजेस लॉन्च किए गए। जैसे देखो यूएस में अनएम्प्लॉयमेंट चेक दिए गए बहुत सारे लोगों को, लेकिन हमारे देश में कुछ ऐसा खास नहीं हुआ। सरकार ने डायरेक्टली लोगों के हाथ में पैसा नहीं दिया, बल्कि कुछ ऐसी चीज़ें जहाँ पे सरकार को खर्चा करना चाहिए था, जैसे मनरेगा में सरकार ने एलोकेशन बल्कि घटा दिया। 2021-22 में मनरेगा के लिए जो एलोकेशन है वो 34% कम है, जबकि इनफॉर्मल सेक्टर के वर्कर्स की जॉब जाती है ना, वो पहले देखता है कि मनरेगा के तहत शायद मुझे जॉब मिल जाए। तो मनरेगा के तहत इतना कम पैसा सरकार ने एलोकेट किया है। और कुछ पैसा वो तो बल्कि लास्ट ईयर का है, मतलब पिछले लास्ट ईयर सरकार ने ज़्यादा खर्चा कर दिया तो वो वसूला जा रहा है इस साल। तो इस साल के लिए तो कतई कम पैसा सरकार ने एलोकेट किया है मनरेगा के लिए। इसके बाद राइटर बोलते हैं इतनी सारी तो देखो जॉब चली गई। इस साल अक्टूबर में सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की रिपोर्ट के अनुसार 50 लाख लोगों ने जॉब खो दी। तो ये लोग जिन्होंने अपनी जॉब खो दी, ये तो देखो इकोनॉमिकली इनसिक्योर हैं ज़्यादातर और नॉन एसेंशियल आइटम्स पर परचेज नहीं कर सकेंगे। और इनमें से बहुत से लोग तो ऐसे भी होंगे जो हाई फूड और फ्यूल प्राइसेस भी उनके लिए अफोर्ड करना मुश्किल है। तो मतलब वो गरीबी रेखा के नीचे आ जाएंगे जिन्होंने अपनी जॉब खोई है।
तो इसके लिए सरकार को अर्जेंट स्टेप्स लेने चाहिए। इसके बाद राइटर एक पॉइंट ये देते हैं, देखो जो अपर मिडिल क्लास में या फिर अमीर लोग हैं ना, उनको इतना फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि आप देखोगे तो कोविड-19 की महामारी के दौरान शेयर मार्केट बहुत तेजी से रिकवर हुई। एक बार तो सेंसेक्स 25,000 के आसपास पहुंच गया था, अब 50,000 के आसपास ट्रेड कर रहा है, और प्रॉपर्टी के दाम भी बढ़ गए। तो जिन लोगों के पास पैसा है, जिन लोगों के पास एसेट है, वो तो देखो उनको तो ठीक ठाक वो मतलब हो गया पहले जैसा, एसेट के दाम बढ़ गए। लेकिन जिनके पास एसेट है ही नहीं, जैसे देखो हमारे देश में सिर्फ 5% लोग शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, इक्विटी में, तो सिर्फ उनको फायदा हुआ ना। लोअर मिडिल क्लास शेयर मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करती कि उनको शेयर मार्केट जो बूम कर रही है उसका फायदा मिलता। उनको तो डायरेक्टली हाथ में पैसा देना चाहिए था। मल्टीप्लायर का कंसेप्ट है, अगर आप किसी को पैसा दो तो पैसे से पैसा बनता है, वो मार्केट में जाता, पैसा खर्च करता, डिमांड क्रिएट होती और फैक्ट्रीज ज़्यादा प्रोड्यूस करती, ज़्यादा जॉब्स क्रिएट होती, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ज़्यादा होती, जीडीपी बढ़ती, इकोनॉमिक ग्रोथ रेट बढ़ती। लेकिन सरकार ने डायरेक्टली लोगों के हाथ में पैसा नहीं दिया। इवन कोविड-19 के मुश्किल भरे दौर में भी सरकार ने कॉर्पोरेट टैक्स कम कर दिया। वही बात, सरकार को प्रायोरिटी देनी चाहिए थी कि कौन लोग मार्केट में जाके खर्चा कर सकते हैं, कौन लोग सेविंग करेंगे। ये बात सरकार ने ध्यान नहीं दी और उसका नतीजा ये निकला कि हमारे देश की जो इकोनॉमी की ग्रोथ है अब के शेप में होगी। कुछ सेक्टर्स ग्रो करेंगे और कुछ जो सेक्टर्स हैं वो पॉलिसीज़ के कारण नीचे जा रही हैं ऊपर जाने के बजाय। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया देश की इकोनॉमिक रिकवरी से संबंधित। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल, किसानों के द्वारा अब एमएसपी को जो लीगलाइज करने की डिमांड की जा रही है उस इशू से संबंधित है। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो, गुरु नानक देव जी की जयंती के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का अनाउंसमेंट किया और आह्वान किया किसानों से कि जो दिल्ली के बॉर्डर पर बैठे हैं कि अब वो अपने घरों की ओर लौट जाएं। लेकिन किसानों ने फिलहाल घरों की ओर लौटने से मना कर दिया है। उन्होंने कहा है हम पहले तो ऑफिशियली इंतजार करेंगे जब पार्लियामेंट के थ्रू ये 3 कृषि कानून वापस लिए जाते हैं। इसके साथ साथ किसानों ने और भी डिमांड्स रखी हैं, मतलब डिमांड्स तो पहले की ही हैं। किसान कहते हैं हमारी जो दूसरी डिमांड्स जो हैं वो भी फुलफिल होनी चाहिए, जैसे लीगलाइजेशन ऑफ एमपी, इंक्रीजिंग द स्पोर्ट प्राइस, मतलब फसलों पे जो एमएसपी मिलता है उसको इंक्रीज़ किया जाए। और अभी जो वैसे सरकार 24-25 फसलों के लिए एमएसपी अनाउंस तो करती है, प्रोक्योरमेंट कुछ ही फसलों के लिए होती है जैसे वीट, राइस, और बाकी 24 के अलावा जो दूसरी फसलें हैं उनके लिए तो सरकार एमएसपी अनाउंस भी नहीं करती। तो किसानों की एक डिमांड ये है सभी जो क्रॉप्स हैं वो एमएसपी रेजीम में आनी चाहिए। इसके जवाब में राइटर कहते हैं कि देखो एमएसपी रेजीम में ना कुछ इश्यूज हैं। सबसे पहला इशू, एलाइड सेक्टर के लिए कोई एमएसपी सरकार अनाउंस नहीं करती। एलाइड सेक्टर जैसे देखो मछली पालन है, पशुओं को पालना है, ये भी एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ का पार्ट है, लेकिन इसके लिए ना तो सरकार एमएसपी अनाउंस करती है और ना ही सरकार इन एलाइड सेक्टर की फसलों को प्रोक्योर करती है। उसके बाद इनएडिक्वेट स्टोरेज सिस्टम। देखो कुछ लोग ऐसे सोचते हैं कि एमएसपी को इंक्रीज़ करके, मतलब लगातार इंक्रीज़ करके किसानों की इनकम को इंक्रीज़ किया जा सकता है, बट दिक्कत ये है ना कि सरकार एमएसपी को इंक्रीज़ करता जाएगी, किसानों से फसलें प्रोक्योर करती जाएगी, स्टोर कहाँ करके रखेगी सरकार? फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के पास जगह ही नहीं है किसानों से फसलें प्रोक्योर करके उनको स्टोर करने की, और उतनी मतलब फूड ग्रेन्स का करेगी क्या सरकार किसानों से प्रोक्योर करके? इतना खर्चा आता है सरकार को किसानों से फसलों को प्रोक्योर करने का खर्चा। जैसे कि देखो राइस को प्रोक्योर करने की इकोनॉमिक कॉस्ट कितनी है? 1 किलोग्राम राइस को प्रोक्योर करने पर सरकार को खर्चा आता है 37 रुपये, और 1 किलोग्राम वीट को प्रोक्योर करने पर सरकार को खर्चा आता है 27 रुपये। लेकिन मार्केट प्राइस देखो राइस और वीट का कितना ज़्यादा कम है, मतलब सरकार महंगा किसानों से परचेज करती है और सस्ता देती है मार्केट में। अब आपको लगता होगा सही तो है, नहीं सही नहीं है, इतना सरकार को घाटा होता है। सरकार को घाटा मतलब किसको घाटा? आप ही को तो घाटा है ना, वो भी मतलब सरकार के पास अपना पैसा थोड़ी ना है, टैक्स पेयर्स का पैसा है। जो आप लोग मोबाइल परचेज करते हो, जो भी सामान आप खरीदते हो, जैसे आपने किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट का कोई कोर्स परचेज किया, 18% आपने जीएसटी दिया, वही पैसा है जो सरकार वहीं से लेके तो फिर सरकार सब्सिडी देती है। किसानों की बात नहीं है, किसी को भी सरकार सब्सिडी देती है, कहीं पर भी सरकार खर्चा करती है, वो सब आपका पैसा है।
नेक्स्ट पॉइंट, अभी देखो एमएसपी जो है ये पैडी और वीट की तरफ ज़्यादा स्क्यूड है, मतलब सरकार पैडी और वीट को प्रोक्योर करती है और ज़्यादा अच्छा एमएसपी देती है पैडी और वीट पर। इस वजह से किसान जो है ना वो पैडी और वीट ज़्यादा उगाते हैं, बाकी फसलों पर ध्यान नहीं देते। माइक गिर गया, एक सेकेंड। बाकी फसलों पर ध्यान नहीं देते, जैसे हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स और दूसरी जो पल्सेस हैं उन पर भी अगर सरकार अच्छा एमएसपी दे तो उनको किसान ज़्यादा उगाएंगे। और पल्सेस वगैरह तो कितनी महंगी हैं, एडिबल ऑयल अभी बहुत महंगा है, तो ऐसी ऐसी अगर चीज़ों को किसान ज़्यादा उगाएंगे तो इन्हें हमें दूसरे देशों से इंपोर्ट नहीं करना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट, अभी देखो एमएसपी स्कीम की इम्प्लीमेंटेशन में ना लूप होल भी है। शांता कुमार कमेटी आई थी 2015 में, इन्होंने बोला था हमारे देश में सिर्फ 6% जो किसान हैं वो एमएसपी सिस्टम से कवर्ड हैं, बाकी 94% किसान तो ऐसे हैं जो एमएसपी पर अपनी जो फसल है वो बेच ही नहीं पाते, वो बाहर हैं इस पूरे रेजीम से। और देखो एमएसपी बेस्ड जो प्रोक्योरमेंट सिस्टम है ना, इसमें मिडिल मैन भी काफ़ी होते हैं, कमीशन एजेंट, एपीएमसी ऑफिशियल सब अपना अपना कमीशन लेते हैं, तो छोटे किसानों को बड़ी दिक्कत आती है, उनको हर जगह पे थोड़ा थोड़ा कमीशन देना पड़ता है। इसके बाद बात आती है वे फॉरवर्ड की, कि अब आगे करना क्या चाहिए। सबसे पहले तो राइटर कहते हैं नेचुरल फार्मिंग एडोप्ट करो। देखो ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद से ही चला आ रहा ये सब्सिडी बेस्ड जो एग्रीकल्चर सिस्टम है ना, इसमें बहुत सारे केमिकल्स का इस्तेमाल हुआ है सोइल की प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ करने के लिए, और अल्टीमेटली बहुत नुकसान पहुंचा है। मतलब फूड चेन में भी ऐसे ऐसे केमिकल्स अगर एंटर करते हैं तो ह्यूमन हेल्थ पर, वो सब खाना हम खाएंगे तो ह्यूमन हेल्थ पर बहुत ज़्यादा प्रतिकूल असर पड़ता है, एडवर्स इम्पैक्ट पड़ता है। तो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की तरफ शिफ्ट करना वाया जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग, ये एक बहुत अच्छा सॉल्यूशन है। देखो अलग अलग हमारे देश में ना अलग अलग जोन्स में, अलग अलग रीजन्स में क्लाइमेट अलग अलग है, तो राइटर कहते हैं रीजन स्पेसिफिक जो ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस है ना, जो नेचुरल हैं, उनका इस्तेमाल किया जा सकता है। ये बात सही है कि वन साइज डजंट फिट ऑल, मतलब जीरो बेस्ड जो ये जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग की हम बात करते हैं ना, पूरे देश में सेम नहीं हो सकती, अलग अलग क्लाइमेट रीजन्स में अलग अलग हो सकती हैं, ऐसा राइटर बोलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, राइटर ये बोलते हैं अभी देखो सरकार वोट हासिल करने के लिए जो डायरेक्टली सब्सिडी देती है ना, जैसे लोन माफ़ कर दिया या फिर बिजली माफ़ कर दी, इसके बजाय सरकार ना इस प्रकार से किसानों को फ़ायदा करे कि एग्रीकल्चर रीस्टोर हो, जैसे सोइल को रीजनरेट करने पर सब्सिडी दे दी, वाटर रिसोर्सेज को रीस्टोर करने पर सब्सिडी दे दी, सीड्स को प्रमोट करने पर सब्सिडी दे दी, एग्रो बायोडाइवर्सिटी को प्रमोट करने पर सब्सिडी दे दी। मतलब सरकार उन चीज़ों पर सब्सिडी दे जिससे एग्रीकल्चर रीस्टोर होता हो, बजाय कि लोन माफ़ कर दिया, बिजली माफ़ कर दी, इससे तो बल्कि और ज़्यादा नुकसान होता है। इवन राइटर ये भी बोलते हैं रिसोर्सेज जो हैं उनका देखो इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। बहुत बार ऐसा होता है अमीर किसान जो हैं वो सभी रिसोर्सेज को एक्सेस कर पाते हैं, अवेल कर पाते हैं, लेकिन जो गरीब किसान हैं वो रिसोर्सेज को अवेल करने से वंचित हो जाते हैं। तो इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए रिसोर्सेज का। इसके बाद एक और अच्छा पॉइंट है, किसानों को आप सपोर्ट करो कलेक्टिव बनाने के लिए। जैसे देखो फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन है, अब ऐसे ऐसे फार्मर कलेक्टिव्स बनेंगे ना, तो फार्मर्स लेबर स्किल्स नॉलेज इन सब का मतलब इकट्ठा करके इन सब का इस्तेमाल कर सकेंगे। देखो जैसे 5 किसान हैं ABCDE, ए किसान की अलग नॉलेज है, एक बी किसान की अलग नॉलेज है, सी किसान की अलग स्किल है, वो पांचों एक साथ मिल के काम करेंगे तो वो एक दूसरे की नॉलेज से, एक दूसरे की स्किल से, एक दूसरे की लेबर से बहुत कुछ हासिल कर सकेंगे। और पांचों मिल के अपनी फसल बेचने जाएंगे तो उनको 100% उनकी फसल के उचित दाम मिलेंगे, क्योंकि उनकी बार्गेनिंग पावर जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। तो फार्मर्स को सपोर्ट किया जाए कलेक्टिव बनाने में। नेक्स्ट पॉइंट, नई सीड पॉलिसी आनी चाहिए जिसके तहत लोकल सीड बैंक्स बने और किसान जो हैं वो कॉमर्शियल सीड इंडस्ट्री को अवॉइड कर सकें। जो कॉमर्शियल सीड इंडस्ट्री है उससे किसान अगर सीड्स परचेज करते हैं तो सीड्स बहुत महंगे मिलते हैं। बहुत बार तो ऐसा होता है कि सीड महंगे मिलने के बावजूद भी प्रोडक्टिव नहीं होते, नकली निकल जाते हैं। तो लोकल लेवल पे सीड बैंक्स होंगे तो वहाँ से किसान सीड्स ले सकेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन स्ट्रेटजीज को भी प्रमोट करने की आवश्यकता है। क्लाइमेट चेंज हो रहा है, कभी ज़्यादा बारिश कभी सूखा, ऐसी सिचुएशन में किसान कैसे खेती करें, इसके लिए उन्हें
नॉलेज प्रोवाइड करने की आवश्यकता है ताकि बदलते क्लाइमेट में किसान अपनी जो पैदावार है वो सस्टेन कर सकें। तो ये सारे पॉइंट्स हमने डिस्कस किए कि क्या करना चाहिए हमें नए एमएसपी रेजीम के अंतर्गत। लास्ट में देखो कंक्लूजन में ये बोला जाता है कि ना अब वो डिवाइड नहीं रहा। पहले लोग बोलते थे कि रूरल इलाके में रहता है तो मतलब खेती करता होगा, अर्बन एरिया में रहता है तो मतलब इंडस्ट्रियलाइजेशन का पार्ट होगा। ऐसा नहीं है। अब इस डिवाइड को ख़त्म करके रूरल एरियाज़ में भी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ ये सब इस्टेब्लिश करने की आवश्यकता है। तो वो डिवाइड जो पहले हुआ करता था, अर्बन मतलब इंडस्ट्रियलाइजेशन, रूरल मतलब एग्रेरियन, वो डिवाइड अब ख़त्म हो चुका है। और सरकार देखो अर्बन से काम नहीं चलेगा, सरकार रूरल एरियाज़ पर भी ध्यान दे। रूरल एरियाज़ में जो लोग रहते हैं उनकी इनकम लेवल बढ़ाने के बारे में भी सरकार सोचे। अदरवाइज जिस प्रकार की ये फार्मर मूवमेंट चली उस प्रकार की मूवमेंट आगे भी चलती रहेंगी। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया। हमारी आज की इस डिस्कशन में इतना ही है। आज हमने 3 इश्यूज़ को डिटेल से डिस्कस किया। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।